नमस्कार। आज हम इस नए वीडियो में सीखेंगे कि किस प्रकार एक संपत्ति का रजिस्ट्रेशन यदि हमें संपदा 2.0 पोर्टल पर करना है तो किस प्रकार हम ये रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यह पूरा वीडियो फुल डिटेल के साथ रहेगा जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन और प्रॉपर्टी स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट किस प्रकार किया जाए तथा स्लॉट किस तरीके से बुक किया जाए, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर पूरी प्रोसेस बताऊँगा। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि संपदा 2.0 पोर्टल पर आप किस प्रकार से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। एक आम उपयोगकर्ता के रूप में आप किस प्रकार इसका उपयोग कर पाएंगे। इसके साथ साथ यदि आप सर्विस प्रोवाइडर संपदा 1 पर हैं तो संपदा 2 पर आप अपने लाइसेंस के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं। तो ये वाले वीडियो मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ। यदि अभी तक आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इन वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने स्टाम्प जनरेशन का वीडियो भी अपलोड किया है। तो यदि किसी को स्टाम्प बनाने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो इस वीडियो पर जाकर आप स्टाम्प बनाना सीख सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर सतीन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको संपदा 2.0 के बारे में और भी नई नई जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए, आज का जो नया टॉपिक है कि किसी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन यदि हमें संपदा 2.0 पोर्टल पर करना है तो वो हम किस प्रकार कर सकते हैं, उसकी फुल डिटेल स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि यह स्टेप आप अगर एक भी स्टेप बीच में मिस कर देंगे तो आप संपत्ति का जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसे अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो यह वीडियो आपकी संपदा 2.0 के ऊपर जानकारी को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, जिससे कि आप संपदा 2.0 पोर्टल को अच्छे से जान सकें और इसके ऊपर काम कर सकें। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र से संपदा 2.0 की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आना है। अब यदि आप ई रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया है उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे ऑनलाइन सेवाओं का एक ऑप्शन दिया गया है, जिस पर आप जाकर अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखाई देगा ऑनलाइन सेवाओं का ऑप्शन। इसके अंदर ई पंजीकरण की एक टैब दिखाई देगा, जिसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ई पंजीकरण क्या है उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और ई पंजीकरण से रिलेटेड जो भी आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, जैसे कि ई पंजीकरण ई रजिस्ट्रेशन क्या है, संपदा 2 पॉइंट के साथ ई पंजीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, संपदा 2 पॉइंट में ई पंजीकरण में क्या परिवर्तन या सुधार किए गए हैं, ई पंजीकरण के लिए पूर्व में शर्तें क्या हैं, ई पंजीकरण के लिए क्या शुल्क रहेगा, ई पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है। तो ये जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनको आप यहाँ से देख सकते हैं और उनके बारे में विस्तृत में जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। इसके साथ साथ आपको साइट में एक फ्लो चार्ट भी दिया गया है, जिस फ्लो चार्ट को देखकर आप संपत्ति रजिस्ट्रेशन की जितनी भी प्रक्रिया हैं उनके बारे में विस्तार से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जिससे कि आपको जो परेशानियां आ रही हैं रजिस्ट्रीकरण करने में वो आपकी यहाँ से दूर हो सकती है। इसके साथ साथ आप यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से ये भी सीख पाएंगे कि इसको प्रैक्टिकली आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम एक संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लॉगिन करें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर मैं यहाँ पर लॉगिन कर लूँगा। तो यहाँ पर पंजीयन की प्रक्रिया वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। 4 ऑप्शन में पहला है डीड टेम्पलेट, होल्ड ई रजिस्ट्री देखें, लिस्टिंग ई रजिस्ट्री और ई रजिस्ट्री प्रारंभ करें। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ। यहाँ पर कोई भी उपयोगकर्ता पहले से डीड को बनाकर रख सकता है। जो एडिशनल डीड कंटेंट होता है उसे आप पहले से बनाकर यहाँ पर सेव कर सकते हैं, जिससे कि जब डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो उस समय आपको वहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला, आप डीड को राइट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। दूसरा, आपके द्वारा जो डीड सेव करके रखी है उसे भी आप डायरेक्टली वहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब वो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे जुड़े लिखी हुई डीड के ऊपर तो वो डायरेक्ट ऑटोमेटिक टाइप होके आ जाएगी। तो यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा बार बार एक ही तरह के दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है तो उसकी टेम्पलेट्स आप यहाँ पर बनाकर सेव कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप मल्टीपल टाइम अपने विलेख को बनाते समय कर सकते हैं।
यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए यदि कोई नई डीड बनानी है तो उपयोगकर्ता विलेख जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर कर आप टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं, जैसे कि वो यहाँ दी गई लिस्ट में ऐड हो जाएगी और जिसका इस्तेमाल आप रजिस्ट्री के टाइम कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है होल्ड ई रजिस्ट्री, मतलब आपकी जितनी भी रजिस्ट्रियाँ होल्ड पर हैं वो आप यहाँ से देख पाएंगे। तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ लिस्टिंग ई रजिस्ट्री, मतलब अभी तक आपने जितनी भी रजिस्ट्रियाँ इनिशिएट की हैं, जितनी भी रजिस्ट्री के ऊपर आपके द्वारा काम किया गया है वो किस स्टेज में है वो आप यहाँ से डायरेक्ट देख पाएंगे। तो जितनी भी रजिस्ट्री आपके द्वारा कंप्लीट कर ली गई है या अधूरी है या किसी में पेमेंट बाकी है या किसी का जो पार्टी है उसका वेरिफिकेशन ई साइन नहीं हो पाए, तो वो सभी प्रकार की रजिस्ट्रियाँ आप यहाँ से देख सकते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन है ई रजिस्ट्री प्रारंभ करें। यदि आप नई रजिस्ट्री प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ई रजिस्ट्री प्रारंभ करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे कि आप नई रजिस्ट्री के लिए डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कर पाएंगे। तो इसके लिए एक टैब आपको यहाँ पर खुलेगा जिसमें आपको कुछ निर्देश और घोषणाएं दी रहेंगी कि आपके पास एक रजिस्ट्री करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला है दस्तावेज में सभी पक्षों के उनके पहचानकर्ता एवं गवाहों के पास आधार होना कंपलसरी है। वैध पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि 5 लाख से ऊपर का यदि ट्रांजैक्शन होता है तो यहाँ पर पेन की रिक्वायरमेंट आपको लगेगी। आपके पास एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैध ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका पावर ऑफ अटर्नी अगर पक्षकार किसी और का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। हार्डवेयर में वेबकैम, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज आदि का आपके सिस्टम में होना चाहिए, और ये सब अगर हैं तो यहाँ पर टिक करें और आप पुष्टि कर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही हम टिक करके ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्री की जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी कि दस्तावेज के प्रकार का चयन, पक्षकार का विवरण, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, ड्यूटी का विवरण, विलेख प्रारूप, भुगतान, सभी पक्षों के हस्ताक्षर, स्लॉट बुकिंग और पंजीकरण। तो एक रजिस्ट्री में जितनी स्टेप यहाँ पर होने वाली हैं ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है दस्तावेज का पंजीकरण करें, तो यहाँ पर पंजीकरण के लिए दस्तावेज का चयन करें में आपको 3 प्रकार के टैब दिखाई दे रहे हैं, जिनमें पहला है सामान्य रूप से प्रयुक्त दस्तावेज द्वारा खोजें। तो आप जिस भी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनका जो सामान्य प्रारूप होता है वो आपको यहाँ पर दे रखा है, जैसे बिक्री खरीद, गृह ऋण, आवासीय और अन्य संपत्ति पर ऋण, वसीयतनामा, दान की लिखित, पट्टा। तो इनमें से जो भी अगर आपको उपयुक्त लगता है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य दस्तावेज का यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन में विलेख का चयन कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री टेक्स्ट सर्च का ऑप्शन भी आपको दे रखा है, यहाँ पर आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट का प्रकार है उसको टाइप करके यहाँ से सर्च कर भी अपने दस्तावेज को जोड़ सकते हैं। यदि मैं सामान्य रूप से दिए गए दस्तावेज के प्रकार में जैसे बिक्री खरीद किसी का भी चयन करता हूँ तो उससे संबंधित विलेख की श्रेणी, विलेख के प्रकार और ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड होकर आ जाएंगे। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया बिक्री खरीद तो विलेख श्रेणी और विलेख का प्रकार ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ गया है। विलेख की श्रेणी में अचल संपत्ति से संबंधित और विलेख का प्रकार में हस्तांतरण पत्र यहाँ पर ऐड होके ऑटोमेटिक आ गया है। अब लिखित का चयन करें ऑप्शन पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहाँ पर लिखित के चयन के लिए यहाँ पर श्रेणी आपको दिखाई देगी, जिसमें विक्रय का समुन्देश का मैं यहाँ पर चयन कर लेता हूँ। अब हमारे दस्तावेज के प्रकार का हमने यहाँ पर चयन कर लिया। सहेज कर आगे बढ़े ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी स्टेप नंबर 1 थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, और हमारा जो पॉइंटर है आप देख रहे हैं जो पहला ऑप्शन था ग्रीन कलर में आ गया है दस्तावेज का प्रकार का चयन। अब दूसरा जो ऑप्शन है संपत्ति की पहचान वो हमें दिख रही है कि करंटली हम संपत्ति की पहचान वाले टैब पर हैं। तो यहाँ पर ग्रीन कलर यह इंडिकेट करता है कि आपने ये वाली स्टेप पूरी कर ली है, और रेड कलर का आइकन आपको एडिटेबल मोड में दिखाई देता है, मतलब करंटली आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आगे वाले जो भी टैब हैं वो डिसेबल है, मतलब इनकर आपके द्वारा अभी कोई काम नहीं किया गया है। अब यहाँ पर संपत्ति की पहचान है और सत्यापन का टैब दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं जिसके माध्यम से आप अपनी संपत्ति को सर्च कर सकते हैं। पहला संपत्ति विवरण दर्ज करके यहाँ पर क्लिक करें। दूसरा ऑप्शन है यदि आपने संपदा पोर्टल के माध्यम से अपनी संपत्ति की पहचान पहले से कर ली है, उसका वैल्यूएशन कर लिया है, तो संपत्ति पहचान ID आपको प्राप्त होगी, तो वो दर्ज कर भी आप यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी को जोड़ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है संपत्ति विवरण दर्ज करने के
लिए यहाँ पर क्लिक करें, ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिसमें हमें ऑप्शन दिखाई देगा कृषि संपत्ति आईडी, दूसरा म्युनिसिपल संपत्ति आईडी और पंचायत आईडी। तो यहाँ पर जो भी आईडी हमारे पास अवेलेबल है उस आईडी को हम यहाँ पर दर्ज कर अपनी संपत्ति को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ कृषि भूमि से संबंधित किसी संपत्ति का हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो कृषि संपत्ति आईडी का उपयोग हम करेंगे। यदि किसी शहरी क्षेत्र की म्युनिसिपल एरिया की प्रॉपर्टी है तो म्युनिसिपल संपत्ति आईडी का हम चयन करेंगे, और यदि पंचायत क्षेत्र की आबादी भूमि है उसका अगर हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो पंचायत आईडी का हम उपयोग करेंगे। तो अभी मेरे पास म्युनिसिपल संपत्ति आईडी है जिसका उपयोग करके मैं यहाँ पर अपने दस्तावेज को रजिस्टर्ड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर म्युनिसिपल संपत्ति आईडी अपनी एक दर्ज कर देता हूँ, जिसको दर्ज करने के बाद उससे संबंधित रिकॉर्ड हमको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक संपत्ति आईडी डालकर सबमिट करे बटन पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये डेटा फेच होकर जो भी कस्टोडियन डिपार्टमेंट है वहाँ से सर्च होकर हमारे पास आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पर एक पॉपअप विंडो खुल के आ गई है जिसमें लिखा है कि आपके द्वारा जो संपत्ति आईडी डाली गई है उसकी प्रिसाइज लोकेशन जो उसका कस्टोडियन डिपार्टमेंट है उससे प्राप्त नहीं हुई है। तो उसको हम किस प्रकार से यहाँ पर दर्ज कर पाएंगे उसे हम देखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें किसी भी संपत्ति का मूल्यांकन यदि हमें करना है, यदि डाटा कस्टोडियन डिपार्टमेंट से प्राप्त नहीं होता है तो किस प्रकार उसे मैप पर हम सर्च कर सकते हैं, वो हमने दिखाया। तो उस वीडियो से आप जान सकते हैं। यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन दे रखा है जिसके माध्यम से हम हमारी प्रॉपर्टी को यहाँ पर सर्च कर पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर सर्च बाय गाइडलाइन लोकेशन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर हमारा जिले का चयन करना पड़ेगा। जिले के चयन करने के पश्चात इसके बाद उप पंजीयन कार्यालय को हमें चयन करना पड़ेगा। जिस भी उप पंजीयन कार्यालय के अंतर्गत हमारी प्रॉपर्टी आ रही है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एरिया का प्रकार चुनेंगे, शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो प्रॉपर्टी है उसे हम यहाँ पर चयन करेंगे। फिर शहरी अगर क्षेत्र हमने सिलेक्ट किया तो किस म्युनिसिपल एरिया के अंतर्गत वह क्षेत्र आता है। उसके बाद गाइडलाइन, उसका वार्ड क्रमांक क्या है उसका चयन करेंगे। गाइडलाइन स्थान का हमको यहाँ पर चयन करना पड़ेगा। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ब्लू कलर में ऐड होकर आ रही है। तो मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी है इस गाइडलाइन लोकेशन के अंतर्गत आ रही है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये ब्लू कलर का जो एरिया है हमारी सिलेक्टेड गाइडलाइन लोकेशन को दिखा रहा है। इस लोकेशन के अंदर हमारी प्रॉपर्टी कहाँ पर है उसे हम अपने माउस के पॉइंटर के द्वारा जूम कर टेप कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो इस लोकेशन पर आ रही है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरी जो इस क्षेत्र से संबंधित जो जानकारी है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है पॉपअप मैसेज कि आपने जो प्रॉपर्टी सिलेक्ट की है वो किस गाइडलाइन लोकेशन के अंतर्गत आ रही है। तो आप यहाँ से उसे चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पर यस बटन पर क्लिक करेंगे। यस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पॉपअप मैसेज आ रहा है कि आपने जो खसरा नंबर डाला था उससे संबंधित प्रॉपर्टी की जानकारी आपकी यहाँ पर नहीं आई है। तो इसके लिए जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारी डालनी पड़ेगी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी मकान नंबर क्या है, भूमि का स्वामित्व क्या है, कुल क्षेत्रफल क्या है, इकाई का प्रकार और इमारत का उप प्रकार क्या है, ये सब जानकारी आपको डालनी पड़ेगी। लेकिन यदि आपकी प्रॉपर्टी जो आप भूमि स्वामी आईडी डाल रहे थे, संपत्ति आईडी डाल रहे थे, उससे अगर डायरेक्ट फेच हो जाता तो आपको ये वाली स्टेप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी पूरी जानकारी कस्टोडियन डिपार्टमेंट से डायरेक्ट फेच हो जाएगी और डायरेक्ट वो वहाँ पर ऐड हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हमारी जो जानकारी है कस्टोडियन डिपार्टमेंट से प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हमको ये वाली स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है। तो अगर आपकी जानकारी अगर डायरेक्ट आ जाती है तो आपको ये वाली स्टेप नहीं करनी पड़ेगी और आपकी प्रॉपर्टी डायरेक्ट ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित जो जानकारी है वो यहाँ पर फिल कर दूंगा, जिससे कि अब मैं अपनी संपत्ति को यहाँ पर ऐड कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पर अपनी जानकारी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर संपत्ति की जानकारी डालने के बाद संपत्ति विवरण की पुष्टि करें और सहेजे बटन पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी की यहाँ पर एक रेड कलर का जो आइकन से है उससे पिंग होने लगी है तथा संपत्ति स्थान की पुष्टि करें और सहेजे वाला जो बटन है वो हमारा इनेबल हो गया है।
अब यदि हमें हमारी संपत्ति की जो है उसकी गाइडलाइन की दरें देखना है तो संपत्ति की गाइडलाइन देखे वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो आपकी जो संपत्ति है उसके गाइडलाइन क्षेत्र के अंतर्गत किस तरीके का जो रेट चल रहा है वो आप यहाँ से देख पाएंगे। इसके अलावा नीचे एक और टेप दे रखा है संपत्ति। यदि आपकी संपत्ति की जानकारी कस्टोडियन डिपार्टमेंट से प्राप्त होती तो उससे संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाती। तो यहाँ पर मैं अपनी संपत्ति की पुष्टि करें और सहेजे बटन पर क्लिक करूँगा, जिससे कि मेरी ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी ऐड होकर आ गई है, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन कभी कभी कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन होता है, तो उन प्रॉपर्टी को आप किस तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जिससे कि एक साथ आप दो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है और संपत्ति जोड़ें। जैसे ही आप और संपत्ति जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह वाला ऑप्शन आपको आपकी प्रॉपर्टी को सर्च करने वाले ऑप्शन पर ले जाएगा, जिससे कि आप यहां पर मल्टीपल प्रॉपर्टी ऐड कर पाएं। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर संपत्ति का विवरण दर्ज करें। यहां पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको लैंड पार्सल आईडी या जो भी आईडी म्युनिसिपल आईडी आपके पास है तो आप उसे यहां पर दर्ज करके अपनी प्रॉपर्टी को ऐड कर पाएंगे। तो यहां पर मैं एक कृषि संपत्ति आईडी अपनी यहां पर डाल लेता हूं, जिससे के माध्यम से मैं आपको बता पाऊँ कि यदि आप मल्टीपल प्रॉपर्टी को एक साथ रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो किस तरीके से मोर देन वन प्रॉपर्टी को आप ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी आईडी दर्ज कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी आईडी दर्ज करके फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी आईडी मैंने यहाँ पर दर्ज की है और सबमिट करे बटन पर क्लिक किया तो ये जो प्रॉपर्टी है मेरी मैप पर जहाँ पर भी है प्रिसाइज लोकेशन उसकी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की जानकारी कस्टोडियन डिपार्टमेंट से डायरेक्ट फेच हो गई है। इसलिए यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी की प्रिसाइज लोकेशन मैप के ऊपर दिखाई दे रही है और उससे संबंधित जानकारी भी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट अब यहाँ पर जो पहली वाली स्टेप हमारी थी कि प्रॉपर्टी का विवरण हमको डालना पड़ रहा था, वो अब हमको यहाँ पर नहीं डालना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी जानकारी हमारे कस्टोडियन डिपार्टमेंट से हमको यहाँ पर प्राप्त हो रही है। मैप के ऊपर इसको जूम करके मैं अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पर आसानी से देख सकता हूँ। तो यहाँ पर वापस मैं संपत्ति स्थान की पुष्टि करें और सहेजे बटन पर क्लिक करूँगा, जिससे कि मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए ऐड हो जाएगी। तो मैंने इस बटन पर क्लिक किया। पर आप देख सकते हैं कि मेरी दो प्रकार की प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड हो गई है। एक मेरी जो शहरी क्षेत्र की थी और एक मेरी कृषि से संबंधित प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पर मैंने दोनों प्रॉपर्टी आपको ऐड करके दिखा दी हैं। तो आप भी यदि आपके पास इस प्रकार का मल्टीपल डॉक्यूमेंट एक साथ रजिस्टर्ड करने हो तो आप इस तरीके से मल्टीपल प्रॉपर्टी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब यदि आपको लगता है कि आपको किसी एक संपत्ति को डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आपको दे रखा है। आप किसी भी प्रॉपर्टी को यहाँ से हटा सकते हैं। डिलीट बटन पर जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डिलीट हो जाएगी। मैं यहाँ पर डिलीट बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपसे एक पॉपअप मैसेज आया है जो आपको बोल रहा है कि क्या आप इस संपत्ति को हटाना चाहते हैं। तो मैंने इस पर ओके पे क्लिक किया। जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो मेरी जो पूर्व बाद में जो जोड़ी गई थी प्रॉपर्टी वो यहाँ से हट गई है और जो पहले मैंने प्रॉपर्टी जोड़ी थी वो यहाँ पर रह गई है। तो अब यहाँ पर मैं अपनी जो प्रॉपर्टी है उससे संबंधित जो जानकारियाँ हैं उनको मैं यहाँ पर फिलअप कर दूँगा। तो यहाँ पर जो एक्सपेंड बटन आपको दिख रही है संपत्ति का विवरण वाला बटन है। जैसे एक्सपेंड है तो संपत्ति का भूमि स्वामी क्या है वो सब जानकारी आपको यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन है उनके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर संपत्ति से संबंधित जो जो टैब्स हैं वो आपके यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे। तो वो सब जानकारियाँ आपको यहाँ से कस्टोडियन डिपार्टमेंट की तरफ से यदि डेटा आता है तो वो सभी जानकारियाँ आपकी यहाँ पर भरी हुई रहेंगी। यदि डाटा प्राप्त नहीं होता है तो वो यहाँ पर ब्लैंक दिखाई देंगी। इसके अतिरिक्त आपको संपत्ति की अतिरिक्त जो विवरण है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। ये जैसे कि यदि आप संपत्ति का पूरा हिस्सा बेचना चाहते हैं या कुछ हिस्सा आप यहाँ पर बेचना चाहते हैं तो उसका एक अतिरिक्त प्रोविज़न आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप संपत्ति को पूरा या आधा जो भी हिस्सा आप बेचना चाहते हैं उसकी जानकारी आप यहाँ से दर्ज कर पाएंगे। यदि पूरा करना चाहते हैं तो यहाँ पर करेंगे, यदि नहीं करते हैं तो यहाँ पर कुल संपत्ति समव्यवहार का क्षेत्र है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा। वो दर्ज करने के बाद आपको अपनी संपत्ति की जो चतुर्थ सीमाएं हैं वो आपको यहाँ पर दर्ज करनी पड़ेंगी। चतुर्थ सीमाएं जिसमें कि उत्तर की दिशा, दक्षिण की दिशा, पूर्व की दिशा और पश्चिम की दिशा से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो आपको यहाँ पर टैप करना रहेंगी। तो वो सब जानकारियाँ आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद
यदि आपका डेटा कस्टोडियन डिपार्टमेंट से आ जाता है तो संपत्ति का नक्शा ऑटोमेटिक यहाँ अटैच होकर आएगा। अगर नहीं आता है तो या आप यहाँ पर संपत्ति का नक्शा चूज़ फाइल ऑप्शन पर क्लिक करके अपने संपत्ति का नक्शा भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके नक्शे को अपलोड कर देता हूँ। चूज़ फाइल ऑप्शन पर क्लिक किया और मैंने एक नक्शा अपना यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो आया है, संपत्ति के जो फ़ोटो हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। संपदा 2.0 में एक नया फीचर ऐड किया गया है। यहाँ पर जो भी संपत्ति के फ़ोटो हैं वो आपको संपदा का जो मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से ही दर्ज करने रहेंगे। तो यहाँ पर दो तरीके से आप संपत्ति के फ़ोटो दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आप संपत्ति का फ़ोटो आप मोबाइल ऐप के माध्यम से करेंगे, जिसमें पहले ही आप संपत्ति के यदि फ़ोटो खींच कर रखते हैं तो आप प्रॉपर्टी पर जाकर उसके जो फ़ोटो खींचेंगे, 4 बाउंड्री के जो फ़ोटोज़ हैं वो आप वहाँ पर लेंगे। उससे संबंधित एक फ़ोटो आईडी वहाँ पर जनरेट होगी उस ऐप के अंदर। उस ऐप में जो आईडी रहेगी वो आईडी जब आप यहाँ पर दर्ज कर लिंक फ़ोटो करेंगे तो आपके जो फ़ोटो हैं वो यहाँ पर अपलोड होकर आ जाएंगे। तो आप किसी भी व्यक्ति को जो संपदा का रजिस्टर्ड यूज़र है उसके माध्यम से आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि यदि आप किसी व्यक्ति को संपत्ति के फ़ोटो खींचने के लिए असाइन करना चाहते हैं, अधिकृत करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। या तो आप स्वयं भी जा सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति को करना चाहते हैं तो उस अन्य व्यक्ति जो संपदा रजिस्टर्ड यूज़र है उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आप उपयोगकर्ता का जो नाम है, जानकारी है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी और जैसे ही दिखाई देगी तो आप यहाँ से उपयोगकर्ता को विवरण भेजे सहेजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो उपयोगकर्ता है जिसको आपने रजिस्ट्री के लिए असाइन किया गया है उसके संपदा का जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर उसे एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा जिसमें इस रजिस्ट्री के संबंध में जानकारी रहेगी और लिखा रहेगा कि आपको इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोटो खींचने के लिए अधिकृत किया गया है। तो वो व्यक्ति अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से वो फ़ोटो वहाँ पर दर्ज करेगा और उस जैसे ही वो फ़ोटो वहाँ पर अपलोड किए जाएंगे आपकी रजिस्ट्री के जो संबंधित फ़ोटो हैं वो आपके इस रजिस्ट्री में आकर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी संपत्ति से संबंधित जो फ़ोटो हैं उनको दर्ज कर लेता हूँ जिससे कि हम इस प्रोसेस में आगे बढ़ पाएँ। संपत्ति के पूर्व में खींचे हुए फ़ोटो हैं जो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मैंने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। जैसे ही दर्ज कर लिंक करें वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी संपत्ति के फ़ोटो यहाँ पर अपलोड होकर आ जाएंगे। तो देखिए ये मेरे फ़ोटो यहाँ पर अपलोड होकर आ गए हैं। इसके बाद हमारी संपत्ति से संबंधित जो अन्य जानकारियां हैं वो हमें यहाँ पर देखनी होगी, वो दर्ज करनी होगी। जैसे ऋण से संबंधित यदि कोई जानकारी है तो वो उसे हम दर्ज करेंगे। यहाँ IBRS अगर बिजली से संबंधित जानकारी है तो IBRS की जानकारी डालकर हम उससे बिजली विभाग से संबंधित जानकारी यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो ये जितनी भी जानकारियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं अगर आपके पास है तो उनको आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप इसके साथ साथ कोई चल संपत्ति है उसको भी आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो उसे आप चल संपत्ति वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी संपत्ति को यहाँ पर ऐड कर अपने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी संपत्ति से रिलेटेड एक्स्ट्रा जानकारी डालकर संपत्ति जोड़ें और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करूँगा तो जिससे मेरी जो दूसरी वाली स्टेप है वो यहाँ पर ऐड होकर आ गई है। संपत्ति का चयन वाला ऑप्शन भी मेरा टिक हो गया है, ग्रीन हो गया है, मतलब मेरी दूसरी स्टेज भी सक्सेसफुली ऐड हो गई है। अब तीसरी जो स्टेप है पक्षकार का विवरण, तो यहाँ पर 4 प्रकार के पक्षकार, विक्रेता, क्रेता और सहमतिकर्ता और निष्पादक के गवाह, इनकी जानकारी हमें इस वाले टैब में ऐड करनी होगी। यदि हमारा विक्रेता की जानकारी प्रॉपर्टी के कस्टोडियन डिपार्टमेंट से आ रही होती तो वो जानकारी हमको यहाँ पर प्रदर्शित होती और फिर उस जानकारी को हम एडिट कर यहाँ पर हमारी जो जानकारियाँ हैं उनको हम फिलअप करते हैं। लेकिन यदि आपके जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट है वहाँ से आपको आपका जो विक्रेता है उसकी जानकारी अगर आपको प्राप्त नहीं हो रही है तो यहाँ पर नीचे एक टैब दे रखा है जिसमें यदि कस्टोडियन विभाग से डेटा नहीं आया है तो पक्षकार जोड़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करें ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर संपत्ति का जो विक्रेता है उसको जोड़ने के ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन आपको दिखेगा POA के माध्यम से समव्यवहार। यदि कोई व्यक्ति POA के माध्यम से संपत्ति का समव्यवहार कर रहा है तो इस ऑप्शन को आप चेक करेंगे। जैसे ही आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर पॉपअप विंडो खुल के आएगी। तो जो POA का माध्यम किस प्रकार का है उसका आपको यहाँ पर चयन करना होगा। अभी हम यहाँ पर इंडिविजुअल आवेदक का चयन करेंगे। इसके लिए यहाँ पर चयन करें ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आवेदक का प्रकार का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा।
जिसमें हम व्यक्तिगत का चयन करेंगे। व्यक्तिगत का चयन करने के बाद हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या जो विक्रेता है वो संपदा पंजीकृत उपयोगकर्ता है या नहीं। यदि उपयोगकर्ता संपदा पंजीकृत उपयोगकर्ता है तो डायरेक्ट उसका आधार मोबाइल नंबर डालकर OTP डालकर हम डायरेक्ट उसको यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। अगर नहीं है तो हमें यहाँ पर उसकी KYC करनी होगी, जो कि हम रजिस्ट्रेशन करने के टाइम करते हैं, तो वो पूरी जानकारी हमको यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जिस भी उपयोगकर्ता को आप जोड़ रहे हैं उनकी आप संपदा रजिस्टर्ड आपको पहले करना होगा, जिससे कि आप यहाँ पर उपयोगकर्ता को आसानी से ऐड कर पाएँ। अब यहाँ पर मैं संपदा उपयोगकर्ता है वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं है वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरी एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी। उस पॉपअप विंडो में जो संपदा रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता है उसका मोबाइल नंबर दर्ज करने का ऑप्शन हमको यहां पर मिलेगा, जिस नंबर को हम दर्ज कर कैप्चर डालकर यहाँ पर OTP के माध्यम से हम अपने आप को जो उपयोग करता है उसको यहाँ पर हम इंटर करेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर है वो मैं यहाँ डाल देता हूँ और कैप्चर डाल देता हूँ, जिससे कि एक OTP मुझे प्राप्त होगा। उस OTP को दर्ज करके उपयोगकर्ता की जानकारी मैं यहाँ पर दर्ज कर लेता हूँ। यहाँ पर पक्षकार की जानकारी हमको यहाँ पर दिखने लगी है। पक्षकार की जानकारी को हम यहाँ पर देखेंगे और वेरीफाई कर उसे आगे बढ़कर सबमिट करें बटन पर क्लिक कर हम उस जो उपयोग करता है उसकी जानकारी को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो पक्षकार का नाम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद संपत्ति में उसकी कितनी हिस्सेदारी है उसकी जानकारी हमको यहाँ पर दर्ज करनी होगी, और कितनी संपत्ति को वह बेच रहे हैं। अगर पार्शियल संपत्ति बेच रहे हैं तो पार्शियल जानकारी आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। यदि संपत्ति पूरी बेच रहे हैं तो पूरी की जानकारी आपको यहाँ पर डालकर सहेजे बटन पर क्लिक करना होगा। तो ये जानकारी दर्ज कर हम सहेजे बटन पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार अब हमको यहाँ पर क्रेता को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्रेता वाले टैब पर क्लिक कर आवेदक का प्रकार, यदि वो POE के माध्यम से आ रहा है तो POE वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, या आवेदक का प्रकार में यहाँ पर व्यक्तिगत का चयन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा वापस कि संपदा रजिस्टर्ड यूज़र है क्या, तो उपयोग करता है। तो हम यहाँ पर हाँ टैब पर क्लिक करके संपदा जो रजिस्टर्ड नंबर है मोबाइल नंबर और OTP डालकर जो भी हमारा क्रेता है उसे हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो यदि यहाँ पर नहीं है तो हमें यहाँ पर क्रेता की भी KYC करनी पड़ेगी। लेकिन यदि हमारे पास रजिस्टर्ड यूज़र है तो हम यहाँ पर हाँ टैब पर क्लिक कर मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP डालकर क्रेता को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक पॉपअप विंडो आ जाएगी, जिसमें हमारा जो क्रेता है उसकी जानकारी, आधार से जो जानकारी है वो पूरी जानकारी आपकी यहाँ पर फिल हो जाएगी। जो आपने संपदा पर रजिस्टर्ड करते समय अपडेट की थी वो जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यदि आपकी जानकारी सही है तो जानकारी सबमिट करें ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम पर आपकी जो जानकारी है एज ए क्रेता आप यहाँ पर जुड़ जाएंगे। फिर जो पॉपअप विंडो आ रही है उसमें हिस्सा जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करने से क्रेता द्वारा कितना हिस्सा खरीदा जा रहा है उसकी जानकारी हमें यहाँ पर फिलअप करनी है और सहेजे बटन पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार क्रेता विक्रेता की जानकारी हमारी ऐड हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हमारे सहमति करता है उसकी जानकारी हमको ऐड करनी है, चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा 2 गवाह हमको यहाँ पर कंपलसरी ऐड करने रहेंगे। तो मैं यहाँ पर फटाफट 2 गवाह को ऐड कर लेता हूँ। जो सहमति करता है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, अदरवाइज़ यहाँ पर एक क्रेता विक्रेता और 2 गवाह का होना कंपलसरी है। तो उनकी जानकारी मैं डालकर आगे बढ़ता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे द्वारा एक क्रेता, एक विक्रेता और 2 गवाहों की जानकारी दर्ज कर ली गई है। आप भी स्टेप बाय स्टेप जैसा आपने क्रेता विक्रेता को ऐड किया है वैसे ही आप यहाँ पर जो गवाह हैं उनको ऐड कर आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपकी तीनों स्टेप पूर्ण हो चुकी हैं। अब चौथी स्टेप है आपकी अपलोड लिंक। अपलोड लिंक वाले ऑप्शन में आपको आपकी संपत्ति के जो पुराने दस्तावेज हैं उनकी जानकारी यहाँ पर आपको अपडेट करनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पर संपत्ति स्वामित्व का स्रोत के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके माध्यम से आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन में 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। ई रजिस्ट्री दस्तावेज 1 जुलाई 2015 के बाद पंजीकृत दस्तावेज, या मैनुअल हार्ड कॉपी जो 1 जुलाई 2015 से पहले पंजीकृत दस्तावेज, या कोई अन्य रिकॉर्ड आपके पास है तो उस ऑप्शन का आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर उससे संबंधित जो भी दस्तावेज आपके पास है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना कंपलसरी है। मतलब आपने जो भी रजिस्ट्री रही है पुरानी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी।
मान लेते हैं मेरी जो संपत्ति है उसकी जो संपदा 1 जुलाई 2015 के बाद पंजीकृत की गई थी, तो उसका जो पंजीकृत नंबर है उसे मैं यहाँ पर दर्ज करके डॉक्यूमेंट को सर्च करूँगा, तो उससे संबंधित जो भी जानकारी है कस्टोडियन डिपार्टमेंट से यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। और उस जानकारी को मैं यहाँ पर ये देखिए मैंने नंबर सर्च किया और जिससे मेरी जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट है उससे वो जानकारी संपत्ति की यहाँ पर प्राप्त हो गई है। इस संपत्ति को मैं यहाँ पर जानकारी को यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, इसको ओके करूँगा। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद मेरी यह जानकारी मेरे डॉक्यूमेंट के साथ ऐड हो चुकी है। अगर इसके अलावा भी कोई और डॉक्यूमेंट है तो और डॉक्यूमेंट जोड़ें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम संपत्ति मूल्यांकन वाले टैब पर आ जाएंगे। यहाँ पर संपत्ति मूल्यांकन टैब में जो प्रॉपर्टी हमने ऐड की थी, जिसके बिहाफ में हमने क्रेता विक्रेता और गवाहों को जोड़ा है, उन संपत्ति का हमें मूल्यांकन करना होगा। तो मूल्यांकन करने के लिए यहाँ पर मूल्यांकन करें टैब दे रखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, जिससे संपत्ति से संबंधित जो भी मेटा डेटा हमने पहले फिल किया था वो डेटा हमारा यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। तो जो भी जानकारी है आप देख सकते हो कि यहाँ पर विंडो में खुल के आ जाएगी और जो जो चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है, उपबंध एप्लीकेबल हो रहे हैं, उनको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी डेटा आप फिल करें उसमें आप लोअर गाइडलाइन से अपर गाइडलाइन में तो जा सकते हैं, लेकिन अपर गाइडलाइन से लोअर गाइडलाइन में आप अपनी एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो जो जानकारी हमने फिट की है उसके आधार पर हम यहाँ पर अपनी जो जानकारी है उसको चेक करेंगे और अपडेट कर उपबंध लगा जो भी उपबंध अगर लग रहा है तो उसको चेक कर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बाज़ार मूल्य दिखाएं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम बाज़ार मूल्य दिखाएं ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारी संपत्ति का वैल्यूएशन होकर आ जाता है। तो यहाँ पर संपत्ति का वैल्यूएशन टैब में हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखेंगे तो हमें संपत्ति का जो भी वैल्यूएशन आया है उसकी डिटेल हमको यहाँ पर दिख जाएगी। आप देख सकते हैं कि संपत्ति का मूल्यांकन 2,41,781 रुपये आया है। अब इसे हम सहेजे और आगे बढ़े बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि यह संपत्ति का मूल्यांकन हमारा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। अब जैसे ही हम सहेजे और बंद करें बटन पर क्लिक करेंगे तो अब हमें संबंधित जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है उसके संबंध में कितनी प्रतिफल राशि दी जा रही है उस प्रतिफल राशि का जानकारी हमको यहाँ पर दर्ज करनी होगी। तो वो जो भी प्रतिफल राशि दी जा रही है उसकी जानकारी हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद जो भुगतान संपत्ति का जो प्रतिफल राशि है उसका भुगतान किस प्रकार से किया जा रहा है उससे संबंधित एक टेब आपको दिखाई देगी, जिसमें यदि आप केस में दे रहे हैं तो केस में किस प्रकार से आपने दिया, अगर आप बैंक के माध्यम से दे रहे हैं तो बैंक के माध्यम से चेक वगैरह की डिटेल, विक्रेता का नाम, क्रेता का नाम, उसके समव्यवहार का प्रकार और भुगतान आदि का दिनांक आपको डालकर यहाँ पर आपके जो प्रतिफल राशि दी जा रही है उसकी जानकारी आपको अपडेट करनी है। यदि आपके द्वारा पेमेंट को 2 मोड में दिया जा रहा है, जैसे कैश और बैंक के माध्यम से दिया जा रहा है, तो आप और जोड़े ऑप्शन पर क्लिक करके अपने जो भी ट्रांजैक्शन का प्रकार है वो यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर आप मल्टीपल प्रकार के ट्रांजैक्शन को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अन्य विवरण वाले ऑप्शन में यदि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी प्रकार की छूट अप्लाई हो रही है तो उस छूट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सहेजे और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि आपकी संपत्ति से संबंधित स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की गणना का टैब ओपन हो जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको आपकी जो स्टाम्प ड्यूटी है कितनी आपकी प्रतिफल राशि है, कुल इस गाइडलाइन राशि कितनी है, कुल संपत्ति का विवरण यहाँ जाएगा, कुल चल संपत्ति की राशि, संपत्ति स्टाम्प ड्यूटी का विवरण आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो आपके द्वारा जो पे किए जाने वाला कुल देयक है उसकी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। यदि आपकी सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर सहेजे और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सहेजे और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे विलेख के प्रारूप वाले पेज पर हम आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपने विलेख में जो भी जानकारी डीड में लिखना चाहते हैं उसके लिए आपको एक वर्ड इन्वायरमेंट दिया जाएगा, जिसमें आप अपने विलेख को टाइप कर सकते हैं और अपने विलेख की जो भी जानकारी आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मैनुअली टाइप कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर टेम्पलेट सूची का एक ऑप्शन और दिया गया है। टेम्पलेट सूची का ऑप्शन जिसके माध्यम से मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि यदि कोई विलेख आप पहले से बनाकर रखना चाहते हैं, उसका कंटेंट लेना चाहते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर टेम्पलेट सूची में से सिलेक्ट कर उस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है, जिससे कि वो कंटेंट आपकी डीड में टाइप होकर आ जाए।
इसके बाद यदि आप अपनी विलेख को किस भाषा में देखना चाहते हैं तो भाषा का चयन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश भाषा का ऑप्शन आपके यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर जैसे ही आप विलेख देखे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका एक ड्राफ्ट विलेख आपको यहाँ पर प्रदर्शित होने लग जाएगा। तो ये देखिए, एक आपने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया था उस डॉक्यूमेंट की ड्राफ्ट विलेख आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब विलेख को हम ड्राफ्ट के रूप में सहेजेंगे। सहेजने के बाद ये जो ड्राफ्ट है हम हमारी जो पार्टी है उनके पास वेरीफाई होने के लिए जाएगा। दोनों पार्टियां हैं जिसमें सेलर और बायर जो हैं, मतलब क्रेता और जो विक्रेता हैं, उनके पास विलेख को स्वीकृति के लिए हमें भेजना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर टिप्पणी, विलेख की टिप्पणी लिखकर ड्राफ्ट के रूप में सहेजेंगे और फिर पुनः उसे यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे ही हम और अंतिम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम इसे अंतिम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो विलेख है वह फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब यह आपके जो पार्टी है क्रेता और विक्रेता के पास स्वीकृति के लिए चला जाएगा। अब क्रेता और विक्रेता अपने मोबाइल ऐप या जो संपदा 2.0 का पोर्टल है उस पर जाकर इसे वेरीफाई उन्हें करना होगा। यदि आप सर्विस प्रोवाइडर भी हैं और एक विक्रेता या क्रेता भी हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा विलेख सत्यापन और हस्ताक्षर। तो आप यहाँ से भी अपने विलेख को देख सकते हैं और हस्ताक्षर उसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो इसके लिए आपको संपदा 2.0 का जो पोर्टल है उसके ऊपर जाना होगा और यहाँ पर ऑनलाइन सेवाओं का जो ऑप्शन है उसके अंदर विलेख स्वीकृति हस्ताक्षर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा विलेख स्वीकृति हस्ताक्षर के लिए बढ़ें। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर संपदा जो रजिस्टर्ड नंबर है वो मांगा जाएगा। उस नंबर को दर्ज कर OTP को कैप्चर दर्ज कर OTP दर्ज करना होगा, जिससे कि आप संपदा के पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको आपकी जो विलेख है वो यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। आपकी विलेख देखे बटन पर आप क्लिक करेंगे जिससे कि आपका विलेख यहाँ पर खुलकर सामने आ जाएगा। इस विलेख को पार्टी को पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद यदि उनको लगता है कि सभी डॉक्यूमेंट सही हैं तो उसे आगे फर्दर बढ़ा सकते हैं, एक्सेप्टेंस देकर आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आपको कुछ लगता है कि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है तो संशोधन के लिए विलेख भेजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि आपको कोई संशोधन नहीं कराना है तो विलेख स्वीकार करें बटन पर क्लिक कर आप आगे बढ़ सकते हैं। पर मैंने विलेख स्वीकार करें बटन पर क्लिक किया। विलेख स्वीकार करने के पश्चात अब यहाँ पर क्रेता को भी अपने विलेख को स्वीकार करना होगा। तो इसी के लिए संपदा 2.0 के पोर्टल पर फिर से जाएंगे और ऑनलाइन सेवा वाले ऑप्शन में विलेख के लिए स्वीकृति हस्ताक्षर हेतु क्लिक करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर जो हमारे क्रेता हैं उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर सेम प्रोसीजर को फॉलो कर हम विलेख को यहाँ पर भी स्वीकार कर लेंगे। अब हमने क्रेता और विक्रेता दोनों के रूप में हमारे जो विलेख है उसको स्वीकृत कर लिया है। इसके बाद हमें एज अ सर्विस प्रोवाइडर वापस लॉगिन करना होगा, जिसके माध्यम से हमें स्वीकृत किए गए विलेख की फाइनल जानकारी अपडेट करनी होगी। तो हम वापस एज अ सर्विस प्रोवाइडर इसमें लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना लॉगिन वापस ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एज ए सर्विस प्रोवाइडर वापस लॉगिन कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर लिस्टेड रजिस्ट्री वाले ऑप्शन पर वापस क्लिक करूँगा, जिससे कि जिस रजिस्ट्री के ऊपर अभी मैं काम कर रहा था वो रजिस्ट्री मेरी यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं रजिस्ट्री को ओपन करूँगा। यहाँ पर मेरी रजिस्ट्री दिखाई दे रही है। जैसे ही मैंने एडिट रजिस्ट्री की तो एडिट रजिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही मेरी रजिस्ट्री की पूरी डिटेल मेरी यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर विलेख संबंधित जो सूचना है वो दिखाई देने लग जाएगी कि दोनों पार्टियों ने कब विलेख के ऊपर स्वीकृति दी है। जैसे ही विलेख के दोनों पार्टियाँ विलेख स्वीकृति कर लेंगी उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको भुगतान वाला टैब एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे कि आप भुगतान के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारे यहाँ पर भुगतान के लिए आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम भुगतान के लिए आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो संपत्ति है उससे संपत्ति जो भी शुल्क का भुगतान, पंजीकरण स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना है उसकी जानकारी हमें यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। तो यहाँ पर भुगतान के लिए आपको दो प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे, या ऑनलाइन भुगतान करें या वॉलेट के माध्यम से भुगतान करें। यदि आप ऑनलाइन भुगतान वाले ऑप्शन का चयन करेंगे तो यहाँ से आपकी जो ट्रेजरी की साइट है वहाँ पर आपको लेके जाएगा, जो कि आपका ट्रेडिशनल तरीका था। वहाँ
पर आप अपनी नेट बैंकिंग से संबंधित जानकारी डालेंगे, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालकर आप भुगतान की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। यदि आप वॉलेट के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं तो वॉलेट से भुगतान करें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, जिसको आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा और आपका पेमेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी वॉलेट से भुगतान करें ऑप्शन का चयन कर और जो OTP मुझे प्राप्त होगा उसे दर्ज कर यहाँ पर भुगतान कर देता हूँ। अब आपका जो भुगतान हुआ है उसका विवरण आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगर उसकी आप पावती देखना चाहते हैं तो पावती देखे बटन पर आप क्लिक कर आपके जो भुगतान किया है उसकी पावती को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं पावती देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पावती की जो रिसिप्ट है वो हमें यहाँ पर दिखाई देने लगी है। उस रिसिप्ट को अगर हम प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट ले सकते हैं, अदरवाइज इसे मैं क्लोज़ करके आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़े बटन पर हम क्लिक करेंगे तो सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर वाला टैब हमारा यहाँ पर खुल जाएगा, जिसमें हमें विक्रेता, क्रेता और गवाहों की जानकारी हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। अभी आप देख सकते हैं कि विलेय की साइन की स्थिति में सभी के साइन पेंडिंग दिखा रहा है। अब यदि साइन करवाना है तो उसकी ई साइन के संबंधित लिंक हमको सभी पक्षकारों को सेंड करनी होगी। तो यहाँ पर ई साइन के लिए पक्षकार को विलेय भेजने के लिए यहाँ पर क्लिक करें बटन पर हम क्लिक करेंगे, जिससे कि सभी पक्षकारों को एक लिंक प्राप्त होगी। उस लिंक के माध्यम से सभी पक्षकार अपने संपदा पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर विलेय पर अपने ई साइन कर सकते हैं। इसमें फैसिलिटी यह है कि यहाँ पर पक्षकार किसी भी लोकेशन से अपनी लिंक के माध्यम से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में ई साइन कर सकते हैं। ई साइन आधार बेस्ड यहाँ पर किए जाएंगे, जिसमें यहाँ पर बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ OTP बेस्ड साइन नहीं रहेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने सेंड बटन पर क्लिक किया तो पक्षकार और गवाह के सामने इलेक्ट्रॉनिक साइन करे का ऑप्शन दिखाई देने लगा है। यदि लिंक नहीं जाती है तो पक्षकार को विलेय की साइन लिंक के लिए पुनः भेजे वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि सभी पक्षकार और गवाह आपके पास ही हैं तो आप अपने यहाँ पर अपने सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक साइन करे ऑप्शन पर क्लिक कर पक्षकारों का बायोमेट्रिक साइन करवा सकते हैं। यहाँ पर हम पार्टी के जो ई साइन की प्रक्रिया है उसको पूरा कर लेते हैं। तो हमारी दोनों पार्टी और दोनों गवाहों ने ई साइन कर दिए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे, जिसमें हमें स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो दस्तावेज हमने सिलेक्ट किया था उसमें कार्यालय आधारित जो पंजीकरण है वही अलाउ है, इसलिए यहाँ पर हमें कार्यालय आधारित पंजीकरण का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यदि हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो बेस्ड रजिस्ट्री का ऑप्शन अगर अवेलेबल होता तो उसका ऑप्शन भी हमको यहाँ पर दिखाई देता, जिसे हम सिलेक्ट करके वीडियो बेस्ड KYC के माध्यम से भी हमारे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कर पाते। लेकिन अभी हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कार्यालय आधारित पंजीकरण। तो हमें उसका चयन करना है। उसके चयन करने के बाद उप पंजीयन कार्यालय का चयन करेंगे और स्लॉट का प्रकार हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने उप पंजीयक कार्यालय सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद स्लॉट का प्रकार यहाँ पर नियमित और प्रीमियम दो तरह के स्लॉट हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। स्लॉट जो नियमित स्लॉट रहेगा उसमें हमें बिना किसी प्रकार का चार्ज दिए हम यहाँ से स्लॉट बुक करा सकते हैं। स्लॉट बुकिंग के लिए हमें उस दिनांक का चयन करना होगा जिस दिनांक को हम हमारे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम दिनांक का चयन करेंगे। दिनांक का चयन करने के बाद हमें यहाँ पर टाइम ब्लॉक चुनना होगा। टाइम ब्लॉक यहाँ पर वाइट कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर में आपको अवेलेबल रहेगा। यदि यहाँ पर आपको वाइट कलर में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आपको उस टाइम स्लॉट में वैकेंट लोकेशन अवेलेबल है, जिसे आप सिलेक्ट कर अपना रजिस्ट्री के लिए अपने डॉक्यूमेंट को पंजीकृत करवा सकते हैं। यदि यह ग्रीन कलर का दिखाई देगा तो इसका मतलब है आपके द्वारा चयनित किया गया है। इसके बाद यदि अगर वो पूरी तरीके से फुल है तो रेड कलर का आइकन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक तारीख सिलेक्ट कर मैं अपना एक स्लॉट यहाँ पर बुक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी डॉक्यूमेंट का जो टाइम है वो टाइम और डेट सिलेक्ट कर अपना एक जो स्लॉट है उसे बुक कर लिया है। उसका एक स्लॉट नंबर यहाँ पर जनरेट होकर आ गया है। अब जिस दिनांक को मेरा स्लॉट रहेगा उस दिनांक को मुझे रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वहाँ पर विंडो पर दिखाना होगा, जिससे कि मुझे वहाँ पर एक टोकन जनरेट कर दिया जाएगा। उस टोकन के बिहाफ में मेरा डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री करने के लिए रजिस्ट्रार महोदय के पास जाएगा। यहाँ पर दो तरीके से आप अपना टोकन जनरेट करा सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका रहेगा कि वहाँ पर जो काउंटर रहेगा वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाइए, जिसके बिहाफ में आपको टोकन जनरेट करके दिया जाएगा।
दूसरा ऑप्शन रहेगा वहाँ पर एक QR कोड का ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा, जो कि आप संपदा 2.0 का जो 2.0 का जो ऐप है उससे QR कोड को स्कैन कर भी आप अपना टोकन जनरेट कर सकते हैं। इस प्रकार आपकी रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया है वो एक सर्विस प्रोवाइडर के एंड से पूरी हो जाती है। अब जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो रजिस्ट्रार के जो रजिस्ट्रार रहेंगे उनके लॉगिन में पहुंच जाएगा। उसके बाद जिस दिन आपका जो स्लॉट बुक रहेगा उस दिन रजिस्ट्रार महोदय उस डॉक्यूमेंट को देखेंगे और आपके डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे। तो आपने देखा किस प्रकार से आप रजिस्ट्री की एक जो सिंपल प्रक्रिया है उसको किस प्रकार से आप पूरा कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि संपदा 2.0 और इस तरह के जितने भी टेक्निकल वीडियो हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।